तो चलिए आज बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m और उसके साथ में एक छोटा सा l इसके थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने जीमान प्रभाव या जीमैन प्रभाव के बारे में बात की थी। हम लोगों ने उसमें देखा था कि जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित करने वाले या उत्पन्न करने वाले स्रोत को या फिर सोर्स को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो रही वो स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि मान लिया ये एक ही लाइन है। ठीक है, तो हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। तो किसी सोर्स से उत्पन्न हुई कुछ इस प्रकार की लाइन, और उस सोर्स को हमने रख दिया किस में, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमने सोर्स मान लो या फिर स्पेक्ट्रल लाइन मान लो, कुछ भी मान लो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो तब ये जो लाइन होती हैं ये क्या हो जाती हैं, बहुत ही छोटी छोटी या पतली लाइंस में विभक्त हो जाती हैं या स्प्लिट हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जीमैन प्रभाव या फिर जीमान इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रभाव की व्याख्या के लिए एक बात प्रस्तावित की गई कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर कोणीय गति के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि बदल जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। और जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र है वह अर्थ के या फिर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कर लेता है अंतरक्रिया, और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे स्पेस में या फिर दिक् स्थान में एक निश्चित अभिविन्यास या फिर ओरिएंटेशन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जिसे समझा जाता है इस चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया जाता है m और स्मॉल l के साथ में। ठीक है, और जो इसके विशिष्ट मान हैं या फिर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वह हम लोग ज्ञात कर पाते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या या फिर l के माध्यम से। तो देखते हैं कैसे। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्मॉल ml, इसका जो मान हम लोग ज्ञात करेंगे वह ज्ञात होगा -l से लेकर 0 से लेकर +l के मान तक। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे हम लोगों ने बात की थी कि n का जितना मान होता है l की उतनी ही संभावित संख्याएं होती हैं। ठीक है, वैसे ही जो ml है या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके जो संभावित मान होते हैं, तो हम लोग पहले लिखते जाते हैं ml के संभावित मान कि कितनी संख्याओं में इनके मान ज्ञात होंगे, वह ज्ञात किए जाते हैं 2l+1 के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जो मान होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, -l से लेके +l तक। ठीक है, और बीच में 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्या होंगे, संभावित मान हो सकते हैं कि इतनी संख्या में इनके मान आएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं n = 1 की। ठीक है, तो l की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 0 होती है। कौन से उपकोष की बात चल रही है, s उपकोष की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो m का मान है या फिर ml का मान है वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो -0 +0 ऐसा लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान कितना है, 0 है। वैसे ही n = 2 के लिए रख के देखिए, n = 2 के लिए जो l के मान क्या क्या होते हैं, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी क्या क्या मान आ जाएंगे, उसके मान -l से +l तक। तो -l क्या हो गया, -1, 0, +l यानी कि +1। ठीक है, ऐसा ही करिए n = 3 के लिए। तो यहाँ पर l के क्या क्या मान है, 0, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर के क्या क्या मान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -l यानी कि -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, यही तो मान हो गए। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से l की वैल्यूज के माध्यम से हम लोग
चुंबकीय क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप n=4, n=5 के लिए भी ज्ञात कर सकते हो। तो हर बार की तरह इसके लिए भी हमें एक टेबल फिल करनी है, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L का मान, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे उपकोषों के नाम, ठीक है। L की वैल्यूज पता होती है तो हम उपकोषों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले ब्लॉक में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m या फिर ml के मान लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया m या फिर ml के मान, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कक्षकों की संख्या एक साइड पर लिखेंगे, ठीक है। और जो उपकोष के नाम है ना, उन्हीं को अब हम लोग कक्षक भी बोलेंगे। जैसे हमने S उपकोष की बात की थी, तो अब से हम लोग S कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं वह क्या दर्शा रही है, वह कक्षकों की संख्या ही प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो देखिए L का मान सबसे पहले L=0 रखेंगे, उसके बाद L=1 रखेंगे, फिर L=2 रखेंगे और L=3 रखेंगे। अब इनके उपकोषों के नाम भी बता दीजिए। तो L=0 कौन से उपकोष की बात होती है, S उपकोष की बात होती है। L=1 कौन से उपकोष की बात होती है, P उपकोष की बात होती है। L=2 कौन से उपकोष की बात होती है, D उपकोष की बात होती है, ठीक है। और L=3 कौन से उपकोष की बात होती है, F उपकोष की बात होती है, ठीक है। अब इनके लिए आपने चुंबकीय क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो L=0 का मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वह कितना हो जाएगा, वह भी हो जाएगा 0, क्योंकि -L से लेके 0 से लेके +L तक मान होते हैं इनके, ठीक है। L=1 के लिए क्या हो जाएगा, -1, 0, +1, ठीक है। L=2 के लिए क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। L=3 के लिए क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ठीक है। कक्षकों के मान लिखने हैं या फिर कक्षकों की संख्याएं लिखनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं, संख्याएं कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई कक्षक की संख्याएं, ठीक है, कि कितनी संख्या में कक्षक हैं। तो कितनी संख्या में हो गए, देखिए इसमें कितना है, इसमें तो एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। और S उपकोष की बात चल रही है और इसी को हम S कक्षक भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही P उपकोष या P कक्षक के लिए जो संख्याएं हैं वह कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है। तो कितनी हो गई यहाँ पर, 3 हो गई। वैसे ही D उपकोष के लिए कक्षक की संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, D कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही F उपकोष के लिए जो ये कक्षक हैं इनकी संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हो गई 7 संख्याएं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, F कक्षक के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये हो गया S कक्षक, ये हो गया P कक्षक, ये हो गया D कक्षक, ये हो गया F कक्षक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ml से या फिर केवल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो 4th क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। तब तक आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर की, जिसे शो किया जाता है ms से, ठीक है। ये जो s है ये शो कर रहा है स्पिन, और जो स्पिन होता है वह बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण को, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण जो होता है उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल s से, यानी कि स्पिन, ठीक है। अब देखिए जो ये क्वांटम संख्या है 4th क्वांटम नंबर प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इसकी उपस्थिति के बारे में बताया था जॉर्ज उलेनबेक और गाउड-स्मिथ ने, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आवेश और द्रव्यमान के अलावा
वह अपने अक्ष के परितः या फिर चारों ओर क्या करता है, चक्कर भी लगाता है, ठीक है, या फिर प्रचक्रण भी करता है, जिसे स्पिन बोला जाता है। तो उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक तो होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा, और दूसरी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। तो ये वाली दिशा जो है, ये घड़ी की सुई की दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण या फिर स्पिन शो कर रही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त दिशा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण या फिर स्पिन होता है, वह होता है वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से प्रचक्रण या फिर स्पिन करता है। तो इसीलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह दो टाइप की दिशा में क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है या फिर प्रचक्रित हो रहा है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है यानी कि ms, इसके भी दो मान पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो होता है +12, ठीक है, और दूसरा होता है -12। तो यही दो मान होते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर के। अब जो ये स्पिन होता है, इसको दिखाया जाता है दो तरीके से। एक तो होता है इसमें ऊपरी प्रचक्रण यानी कि स्पिन अप, ठीक है, और दूसरा होता है निचला प्रचक्रण यानी कि स्पिन डाउन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्पिन कर रहा है या फिर प्रचक्रित हो रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, जो ऊपर की तरफ एरो का साइन दिख रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ क्या कर रहा है, प्रचक्रित हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, स्पिन डाउन को शो करेगी, जो एरो का साइन नीचे की तरफ को दिख रहा है। और हमें मालूम है कि किसी कक्षक में या फिर किसी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका जो प्रचक्रण होगा या स्पिन होगा, ये क्या होगा, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या फिर विपरीत दिशा में होगा, जिन्हें हम इस प्रकार के साइन से यानी कि स्पिन अप और स्पिन डाउन, इन साइन से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ क्वांटम नंबर या फिर फोर्थ क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे ms के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने इससे पहले 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में भी जान लिया। अब एक बार ब्रीफ में उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो देखिए, पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कक्षक के आकार को, यानी कि जो ऑर्बिटल है उसका आकार कौन प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी होती है दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसे शो किया जाता है स्मॉल l से, और ये क्या प्रदर्शित करती है, ये प्रदर्शित करती है कक्षक यानी कि जो ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति को, ठीक है। नंबर 3 कौन सी क्वांटम संख्या होती है, थर्ड क्वांटम संख्या या फिर क्वांटम नंबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे ml से दिखाया जाता है, ठीक है। और ये क्या प्रदर्शित करती है, ये प्रदर्शित करती है कक्षक के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन को, ठीक है। तो हमने लिख लिया कक्षक का अभिविन्यास या फिर ओरिएंटेशन कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है प्रचक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको दिखाया जाता है ms से, ठीक है। और ये क्या प्रदर्शित करती है, ये कक्षक में प्रचक्रण यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कक्षक में प्रचक्रण यानी कि स्पिन को ये क्या करती है, शो करती है फोर्थ क्वांटम संख्या, ठीक है। तो ये थी 4 क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और हमने बहुत अच्छे से इनको सीख लिया है। अब अगले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से समझते रहिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं
क्वांटम नंबर्स या फिर क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि किसी परमाणविक कक्षक के लिए n इक्वल्स टू 3 है, यानी कि n बराबर 3 है, तो L के संभावित मान क्या होंगे। तो हमें मालूम है कि जब हमें n की वैल्यू यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता होता है तो हम L की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। L बराबर क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक की वैल्यूज मालूम है, ये तो हमने डिस्कस कर रखा है ना। तो देखिए यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना है, 3 है, तो लिख सकते हैं हम लोग चूंकि n इक्वल्स टू कितना है, 3 है, ठीक है, या फिर 3 है, तो जो L के मान हो जाएंगे वे क्या क्या हो जाएंगे, L इक्वल्स टू हो जाएगा एक तो 0, ठीक है, n-1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि कहाँ तक मान होंगे, 2 तक मान होंगे, ठीक है। तो इसके 0 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 ही तो आएगा, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए जो L के संभावित मान हो सकते हैं वे हो सकते हैं 0 यानी कि 0, 1 और 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है किसी परमाणविक कक्षक के लिए L इक्वल्स टू 3 है, यानी कि L का मान 3 है, तो M के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो हमको पता है M का अगर हमने मान ज्ञात करना है और L की वैल्यू हमको मालूम है तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, M इक्वल्स टू हो जाता है -L से लेकर 0 और फिर 0 से लेकर +L तक की सारी वैल्यूज, यानी कि -L से लेकर +L तक जितने भी मान होंगे वे सब M के संभावित मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि L इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो M की वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, -3, -2, -1, ठीक है, 0 +L में +1 +2 +3, ठीक है। तो कितने हो गए M के मान, 1 2 3 4 5 6 7। तो M के जो मान प्राप्त हुए हैं वे कितने मान प्राप्त हुए हैं, 7 मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने L की वैल्यू दिए होने पर M के संभावित मान भी ज्ञात कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में स्थित है, यानी कि 4f सबशेल में। इस इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं, क्वांटम संख्याएं 4, ठीक है। उनके संभावित मान आप लोगों ने ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो कौन सा उपकोश दिया गया है, 4f उपकोश या फिर 4f सब लेवल या फिर सब शेल। तो हम लिखेंगे 4f उपकोश के लिए n का मान इसके लिए क्या होगा, n यानी कि पहली क्वांटम संख्या। हमें सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखने ना, संभावित मान। तो सबसे पहले लिखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान, किसके लिए, 4f उपकोश के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या इसे किससे दिखाया जाता है, स्मॉल n से, और ये बराबर किसकी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, और यही क्या होता है, यही n का मान होता है, तो ये हो गया 4, ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर या फिर दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी होती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या या फिर जिसे क्या बोला जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल l से। इसका मान f उपकोश के लिए क्या होता है, ये होता है 3। हम लोगों ने द्विगंशीय क्वांटम नंबर वाले में ये सब सॉल्व किए कि कौन से उपकोश के लिए l का क्या क्या मान होता है ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा क्वांटम नंबर या फिर तीसरी क्वांटम संख्या होती है वह कौन सी होती है, वह होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको शो किया जाता है स्मॉल m के साथ में या फिर स्मॉल m l के साथ में, ठीक है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा,
ये बराबर होती है -l से लेकर +l तक की सारी वैल्यूज, बीच में 0 भी आ जाता है जिसमें, ठीक है। तो -l से +l तक की वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगी यहाँ पर, l का मान कितना है 3 है, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सा होता है, ये होता है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, या फिर इसको क्या बोला जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ms से, ठीक है। और इसके जो मान होते हैं वो हर एक कक्षक या फिर ऑर्बिटल के लिए कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्या क्या, +12 और -12, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था 4f उपकोष के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान वो हम लोगों ने ज्ञात कर दिए, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है कि s, p और d संकेतों का उपयोग करते हुए जो ये क्वांटम संख्याएं आपको दी गई हैं इनका आपने वर्णन करना है, यानी कि इन्हें हमने s, p, d के संकेत के रूप में अभिव्यक्त करते हुए लिखना है, जिसके लिए हमको मान दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या का मान और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान, इनके माध्यम से हमने इनको अभिव्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में l = 0 दिया गया है, l = 0 कौन से उपकोष के लिए होता है, s उपकोष के लिए होता है ना। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख लेते हैं s, ठीक है। n की वैल्यू है 2, तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ये बन गया 2s, ठीक है। तो हमने इसको इस रूप में अभिव्यक्त कर दिया संकेतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है n = 3 और l = 1, तो इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे। देखिए l = 1 कौन से कक्षक के लिए होता है, ये होता है p कक्षक के लिए, तो यहाँ पर तो हमने लिख लिया p, ठीक है। और n = कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3, तो ये बन गया 3p कक्षक, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 3p कक्षक, ये है 2s कक्षक, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इजी लग रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि n = 4 है और l = 2 है, तो इसको अभिव्यक्त कीजिए s, p या फिर d, जिसका भी प्रयोग इसमें हो सकता है। कैसे करेंगे, देखिए l = 2 कौन से कक्षक या फिर कौन से उपकोष के लिए होता है, ये होता है d उपकोष के लिए या फिर d कक्षक के लिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया d, ठीक है। n की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 4d कक्षक, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्रिज्य तरंग फलन या फिर रेडियल वेव फंक्शन की। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।